बजट कैपिटल अकाउंट समझ में आया है ना। डेप्ट जो था इंटरनल एक्सटर्नल, नॉन डेप्ट, लोन रिकवर, डिसइन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या क्या होगा, लोन देंगे और कैपिटल गुड एंड एसेट, लोन गिवन एंड कैपिटल गुड्स एंड एसेट। जितना बन रहा है सरकार का रोड वोड, वो क्या है, कैपिटल गुड एंड एसेट, वो क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट में गया। समझ में आया, एक बार रिव्यू कर लीजिए। तो पूरा लिख लीजिए अच्छे से। हो गया, लिख लिया, बताते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, एनुअल फिनेंशियल सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल, ऑब्लिगेशन नहीं है। एक दिन पहले आता है बजट के। फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे 51 में आया था और 1964 से सेपरेट कर दिया गया। बजट 112 एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कहता है, 113 कहता है बजट एलोकेशन, प्रायर परमिशन चाहिए किसका, प्रेसिडेंट का। फंड, 3 टाइप के फंड, कंसोलिडेटेड, कंटीजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट। 2661 प्रायर अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट का प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए कंटीजेंसी में है, ठीक है। क्या चाहिए, अगर मान लीजिए सेशन में है तो ले लेते हैं, नहीं है तो नहीं लेते हैं। आर्टिकल 114 प्रेसिडेंट का चाहिए। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी बैकिंग ऑफ कंटीजेंसी फंड एंड फिनेंस सेक्रेटरी इसको हेल्ड करते हैं। पब्लिक अकाउंट के साथ कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एयर इंडिया, ठीक, घाटे में चल रही थी, सरकार ने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो किसी प्राइवेट के पास चली गई। जैसे रेलवे में डिसइन्वेस्टमेंट, जो भी रेलवे का सफाई उफाई होता है वो कौन करती है, प्राइवेट कंपनी। तो इससे फायदा क्या हुआ कि सफाई करने के लिए पहले रेलवे स्टाफ रखती होगी, उसको पैसा देती होगी, तो वो पैसा आप किसको दे रही है, प्राइवेट कंपनी को। काम अच्छा हो रहा है, क्यों, क्योंकि प्राइवेट में कम पैसे में ज़्यादा अच्छा काम होता है, एम्प्लॉय को उतना सैलरी नहीं होता है जितना सरकारी में होता है। दूसरा एक मेंटेलिटी होता है लोगों का, सरकारी नौकरी है क्या ही हो जाएगा, है ना। समझ में आया। अब आते हैं डेफिसिट, घाटे का बजट, घाटे का बजट सुनते हैं, है ना। डेफिसिट क्या हो सकता है, मान लो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसमें हम घटा दें टोटल रिसीप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर में क्या घटा दें, टोटल रिसीप्ट, तो कितना आएगा। बजट किसको बोलते हैं, 100 रुपया मेरे पास है तो 100 रुपया खर्चा हो रहा है, 100 रुपया खर्चा हुआ उसमें 100 रुपया आया, घटा दिए, कितना, 100 माइनस 100 जीरो, ठीक है। तो ऐसा बजट को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड, है ना। लेकिन हमको तो पता है कि जितना खर्चा होता है सरकार का उतना आमदनी नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ेगा, बोरो, क्या करना पड़ेगा, बोरो। इसमें क्या घटा दो, बोरोविंग, क्या घटा दिए, बोरोविंग। इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बजट डेफिसिट नहीं बोलेंगे, क्यों, क्यों, अगर बैलेंस मेरा कब है, जब टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें टोटल रिसिप्ट हम घटाएं। मान लो कि मेरा खर्चा है 120 रुपया, कितना रुपया आ रहा था, 100 रुपया आ रहा था, ठीक है।
घाटे का बजट 20 रुपया का घाटा, बजटरी डेफिसिट है ना, ठीक है। मान लो 120 रुपया का खर्चा था, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो 100 रुपया था, 20 रुपया हम इसमें जोड़ दिए, 20 रुपया जोड़ दिए। 20 रुपया कहाँ से आया? बोरोविंग से। तो कभी तो घाटा में जा ही नहीं सकता है बजट, जितना घाटा में है उतना हम क्या ले लेंगे? बोरोविंग। इसको क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। कोई आज के बाद बोले कि बजट डेफिसिट, वो गलत है। बजट डेफिसिट कभी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। अब बोरोविंग ले लिए, उसमें इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। बोरोविंग ले लिए, उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी फिस्कल डेफिसिट से कुछ घटाना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट से क्या घटा दिए? इंटरेस्ट पेड। इसको क्या बोलेंगे? बजट डेफिसिट। क्या बोलेंगे? नहीं होता है तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट। कहीं टर्म आए तो समझ में आना चाहिए कि क्या चीज बोला जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट बोला जा रहा है तो क्या बोला जा रहा है, प्राइमरी डेफिसिट बोला जा रहा है तो क्या बोला जा रहा है, इतना हमको पता होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे बात करती है रेजिलेंट इकोनॉमी का। कैसा? रेजिलेंट इकोनॉमी, बैलेंस्ड, है ना। लिख लीजिए, रेजिलेंट इकोनॉमी का बात करती है। पहला बजट कब आया था? 1860, जेम्स विल्सन। पहला 1860, कौन? जेम्स विल्सन, ठीक है। उसके बाद 1947 में कौन लाए थे पहला आजाद भारत का बजट? आर के सन कुमार चिट्टी। कौन थे? कौन कौन पेश करता है बजट? कौन पेश करता है बजट? इस बार कौन पेश की? बजट presented by फाइनेंस कौन पेश करता है? कौन? बनाता कौन है? एड्रेस कौन करता है? स्पीच किनका आया था? फाइनेंस मिनिस्टर का। एड्रेस करता है फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेजेंट कौन करता है? ऑन बिहाफ ऑफ, जैसे निर्मला सीतारमन अगर प्रेजेंट कर रही हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। ये याद रखना, वो बैग लेके चल रही है वो नहीं, कौन प्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 112। अपना बजट कैसा है? अपना बजट कैसा है? डेफिसिट, ठीक है। बजट, बजट में जो रिसिप्ट आ रहा है, इसका मतलब जानते हैं? सरकार इस चीज का एस्टिमेशन नहीं करती कितना ब्लैक मनी आने वाला है, वो भी तो रिसिप्ट है सरकार का। पूरे साल में अगर ईडी का छापा पड़ता है, सीबीआई का छापा पड़ता है, कुछ पैसे ब्लैक मनी आएंगे? क्या उनका हिसाब है? नहीं। तो अपना कैसा है? कैश बेस्ड बजट, मतलब कि जितना अपने पास है, हाँ, जो अभी दिख रहा है वोलाटाइल है, बस उसी का। बाकी जो चीज़ें ग्रांट भी आ सकती है, उसको भी अभी नहीं जोड़ा गया है ना।
एस्टिमेटेड में नहीं जोड़ा जाता है, बाद में इकोनॉमिक सर्वे में वो आ जाए, लेकिन बजट में नहीं है प्रोविजन। बजट में ब्लैक मनी वगैरह का प्रोविजन, जैसे ब्लैक मनी सीज होता है, ईडी सीज करती है पैसा, उसका नहीं। तो अपना एक किस टाइप का बजटरी सिस्टम है, कैश बेस्ड बजटरी सिस्टम। हो गया। बजट में होता क्या है, बजट में होता क्या है, बजट में दो पार्ट होता है। कौन कौन सा? पार्ट और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट। वैसे वैसे स्टेटमेंट जो बड़े बड़े चीजों के लिए जो एलोकेशन हो रहा है पैसा, है ना, उसका एक स्टेटमेंट होता है, कितना पैसा किस डिपार्टमेंट को जा रहा है। और दूसरा बिल होता है, ये पैसा एलोकेशन के लिए बिल बताए थे अभी। वो फिनांस बिल किस में रहता है? बजट में ही रहता है, ढेर सारा फिनांस बिल। वो क्या बन जाता है डिस्कशन के समय? एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ, डिपार्टमेंट को पैसा चला गया। ठीक है, समझ में आया? लिख लीजिए। तो एक छोटा मोटा आप लोग को आइडिया हो गया क्या है बजट, है ना? आया समझ में? शुरू करते हैं सर्वे से। ठीक है, लास्ट ईयर का देख लेते हैं, फिर इस ईयर का भी देख लेंगे। इकोनॉमिक सर्वे, पहला बात करें जीडीपी का। ठीक है, जीडीपी क्या हुआ? एस्टिमेट किया गया रियल जीडीपी ग्रोथ कितना? 6.7 6.5 से 7% के बीच, है ना। लास्ट ईयर जीडीपी कितना ग्रो किया था? 8.2%। कंसेक्यूटिव 3 क्वार्टरली एस्टिमेट में 8% से एवब रहा है। ठीक ना, ये याद रखना। और क्या है कि क्यों इतना, मतलब पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी अभी खराब है, वार चल रहा है, हर जगह मंदी है, लेकिन भारत का फिर भी इकोनॉमी कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, बढ़िया है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है ना। 6-7% का ग्रोथ बहुत अच्छा माना जाता है। जब पूरे इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन के इसमें है कंडीशन में, तब भी हम अपने आप को अच्छा। क्यों स्ट्रांग है? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने के कारण। ठीक है, एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है इस कारण, और इंक्रीज इन मर्चेंटाइज एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट। ठीक है, अब आते हैं हम अगले में, लेकिन कुछ कुछ चीज है जो इसको रोकती भी है। कौन कौन चीज है? सप्लाई चेन डिसऑर्शन, है ना, कमोडिटी का हायर प्राइस, है ना, प्रोटेक्टिज्म। प्रोटेक्टिज्म मतलब जैसे कुछ चीज है जिसको हम ग्लोबलाइज नहीं कर रहे हैं, ग्लोबलाइज का अपोजिट। ठीक है, और हो गया इन्फ्लेशनरी प्रेशर, कुछ कुछ है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, इन्वायरमेंट, कुछ भी जोड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो पूरा सेम चीज है। हाँ, प्रोटेक्टिज्म वो जो दिए हैं आपको पेज, मात्र 2 पेज है इकोनॉमिक सर्वे का, लेकिन उस 2 पेज में सारा कुछ है, ओवरव्यू है पूरा, जो आप कभी कभी ये यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। वो 2 पेज पढ़ लेना अच्छे से। अब आइए इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन कितना रहा? 5.4%, लोवेस्ट सिंस कोविड-19 पैंडेमिक। 2020 में कोविड-19 आई थी, उसके बाद से लेके 2023-24 ऐसा ईयर रहा जहां 5.4% का इन्फ्लेशन रहा, जो कि पिछले गत 3 वर्षों में सबसे कम है। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन 6.6% 2022-23 में था, और इस बार 7.5। फूड इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ा है, फूड की चीजों के दाम थोड़े से बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? रशिया यूक्रेन वार और डोमेस्टिक वेदर कंडीशन के कारण। ठीक है, बस चीज देखेंगे समझ में आएगा। कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कोर इन्फ्लेशन समझाते हैं ना,
एक आइटम ये है, एक आइटम ये है। एक का दाम कौन स्टेबल लग रहा है? नीचे वाला, है ना। अब हम जोड़ रहे हैं इन्फ्लेशन ओवरऑल, ठीक है। तो मेरा इन्फ्लेशन कहीं ऐसा आ रहा है, क्यों आ रहा है ऐसा? इसके कारण। इसको हम हटा दें तो मेरा इन्फ्लेशन कहीं इस टाइप का है। तो मतलब कुछ चीज का दाम बढ़ने घटने के कारण हमको ओवरऑल दिखेगा एक डाटा में कि हमने बहुत इन्फ्लेशन ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत मार्केट खराब है, तो इसको हम रिड्यूस कर देते हैं। इसमें ज़्यादातर चीज़ होता है फूड आइटम और पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ठीक है, विच इंक्लूड फूड एंड एनर्जी प्राइसेस को हम हटा दिए, इसको रिड्यूस कर दिए, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन मेरा स्टेबल दिखता है, ठीक है ना। तो ये कोर इन्फ्लेशन कितना रहा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद दिस सर्वे ऑफ शॉर्टेंड इन्फ्लेशन आउटलुक इन बिगिनिंग, ठीक है। कुछ कुछ स्टेबिलिटी का कारण क्या रहा कि एक्सपेंशन इन कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस, पल्स का कल्टीवेशन बढ़ गया, है ना। मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ वेजिटेबल बढ़ा, और मॉनिटरिंग ऑफ प्राइस ये भी सरकार द्वारा फार्म गेट से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक बढ़ा। इस कारण कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल रहा। करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है? करंट अकाउंट बैलेंस, कुछ चीज इंपोर्ट होती है, कुछ चीज एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो पैसा है, जितना पैसा डॉलर में, रुपया में तो रहेगा नहीं, डॉलर में, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट बैलेंस। तो हम क्या चाहेंगे? करंट अकाउंट बैलेंस मेरा बढ़े कि घटे? बढ़े, ठीक है ना। तो करंट अकाउंट का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो गया, ठीक है ना। अब डेफिसिट, डेफिसिट मतलब क्या हो गया? दोनों के बीच का अंतर, कि हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं वर्सेस हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं, वो जितना कम हो वो ज़्यादा सही होगा, है ना। तो करंट अकाउंट बैलेंस मेरा पहले क्या था? 23.2 बिलियन, मतलब 0.7% ऑफ जीडीपी का डेफिसिट था नहीं, है 2023-24 में। अब पिछले ईयर कितना था? 2% ऑफ जीडीपी, 67 बिलियन का डेफिसिट था। मतलब कि जो हम ये कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो कम कर रहे थे इंपोर्ट। पहले कितना पैसा था मेरे अकाउंट में घाटे में? पहले कितना घाटे में थे, अब कितना घाटे में है? बढ़िया हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, करंट अकाउंट बैलेंस क्यों बढ़ा? डिक्रीज इन मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट, ठीक है ना। नेट सर्विस एक्सपोर्ट के बढ़ने से, और रेमिटेंसेस कुछ कुछ हम लोग दिए, और क्या हो गया? कुछ सर्विस बढ़ा, सर्विस एक्सपोर्ट, जैसे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, बेंगलोर बहुत बड़ा हब है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का, तो वो सब हम लोग का बढ़ा, सर्विस सेक्टर में बढ़ा, बिजनेस सेक्टर में बढ़ा। इस कारण हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ है या खराब? अच्छी चीज़ है, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट वो भी क्या हुआ? डिक्रीज किया, है ना। क्यों डिक्रीज किया? फॉल इन डिमांड फ्रॉम मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, राइजिंग ट्रेड कॉस्ट और कमोडिटी प्राइस के वॉलेटिलिटी के कारण। अब आते हैं फिजिकल डेफिसिट। अभी बताए थे फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, बताए थे ना। चीज पार नहीं ना हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, पढ़ लीजिएगा उसको और समझ में आएगा। फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस हो गया, कितना? 6.4% ऑफ जीडीपी, पहले था 6.4% ऑफ जीडीपी 2022-23 में। 2022-23 में कितना था? 6.4% ऑफ जीडीपी, मतलब घाटे में कितना था? 6.4%। जीडीपी में मान लीजिए 100 रुपया है, तो कितना? 6 रुपया घाटे में, है ना। अब कितना घाटा है? 5.6%। बढ़िया हुआ, खराब? अच्छा हुआ। रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट क्यों हुआ? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो गया,
उसके बाद फिर हायर देन बजटेड नॉन टैक्स रेवेन्यू, जितना हम लोग सोचे थे बजट में उससे ज्यादा मेरा नॉन टैक्स आ गया रेवेन्यू, इस कारण डेफिसिट कम हुआ। 2025-26 का टारगेट रखा गया है कि 5.6 से कम होके 4.5 में आ जाए, ठीक है। डेप्ट, डेप्ट सरकार का कितना डेप्ट था वो क्या हो गया, धीरे धीरे इंक्रीज करता गया 2023-24 में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के कारण। ये क्यों हुआ, क्योंकि अपना करेंसी का जो वैल्यू है ना वो लो हो गया और इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है ना वो बढ़ गया, इस कारण डेप्ट टू जीडीपी रेशियो बढ़ गया, ठीक है। अब आते हैं हम नीचे, क्या है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर में क्या हुआ, एग्रीकल्चर में जो है ना एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट 4.2% था लास्ट 5 ईयर्स में, और वो कैसे कैसे बढ़ा 1.4% 2023-24 में, और 2022-23 में कितना बढ़ा था 4.7 कब, और 1.4 कब, ठीक ना। तो पिछला 5 साल में कितना बढ़ा 4.2, 2023-24 में 1.4, और उससे पहले कितना था 4.7। अच्छा हुआ या खराब, खराब हुआ। क्यों खराब हुआ, डिलेड एंड पुअर मानसून के कारण। क्यों खराब हुआ, आपको जो पीडीएफ दिया गया है उसमें सारे बात का चर्चा किया गया, अगर एक बार आप थॉरोली पढ़ते हैं ना तो आपको एक बढ़िया आइडिया हो जाएगा। ये एकदम पूरा डाटा कोई याद नहीं कर सकता, लेकिन इतना आपको समझ में आना चाहिए। और ये हम नहीं बोलते हैं, ये रिपोर्ट बोलता है। इसमें हम और चीज जोड़ सकते थे लेकिन नहीं जोड़े, क्यों, विच इज ऑथेंटिक वही यहाँ है, बाकी आपको जो भी जोड़ना है आपका अपना विवेक जो बोलता है। हम उतना ही लिखे हैं जितना सर्वे में है, ठीक है ना। इंडिया एक मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है, फिर भी लो यील्ड है। क्यों, इतना ज्यादा प्रोडक्शन है फिर भी भूखमरी है, लो यील्ड है, क्यों, क्योंकि फ्रेगमेंटेड लो होल्डिंग है, जोत का आकार बहुत कम है। दूसरा लो फार्मिंग इन्वेस्टमेंट, फार्म में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, फार्म में मशीनरी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, और क्वालिटी इनपुट्स नहीं है, ठीक है। क्यों लो यील्ड हो रहा है, 1 2 3 4 और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इतना इकोनॉमिक सर्वे में इतना ही लिखा हुआ है तो हम भी इतना ही दिए हैं। 10 पॉइंट रहता तो 10 पॉइंट देते हैं, 4 पॉइंट था 4 पॉइंट दिए, बाकी जोड़ते जाइए, लेकिन ये पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। 10 लिखेंगे तो ये 4 रहना चाहिए, ये नहीं कि ये 4 गोल है और 10 है, नहीं, ये 4 रहना चाहिए। अब आइए फिशरी, लाइव स्टॉक फिशरी में, ठीक है, कितना 24.3% था लाइव स्टॉक। फिशरी को छोड़ के बाकी जितना पशुपालन वगैरह होता है उसको लाइव स्टॉक कहते हैं, ठीक है ना, जो कृषि से जुड़ा हुआ हो। 2014-15 में कितना था 24.3, 2022-23 में कितना हो गया, बढ़ा, बढ़िया हुआ। फिशरी में शेयर 4.4% से 7.3, 4.4 कब था 2000, 7.3, ठीक है, समझ में आया। अगला इंडस्ट्री, इंडस्ट्री सेक्टर 2023-24 में कितना परसेंट से ग्रो किया 9.5%। जीवीए, जीवीए क्यों, 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 जीडीपी क्यों नहीं, आपको पढ़ाए थे। कंज्यूमर गुड एंड होलसेल प्राइस गुड बताए थे। इंडस्ट्री में क्या होगा, क्या होगा डब्ल्यू होलसेल वाला, किस कारण, इसका जो कैलकुलेशन होगा किस बेसिस पे होगा, जीवीए वैल्यू एडेड, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस पे, और एक होता है करंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस पे विथ रेफरेंस टू किस ईयर के रेफरेंस में, बेस ईयर 2011-12, कितना परसेंट ये रहा
25%, है ना। प्री कोविड 2019-20 का अगर हम डाटा लेते हैं तो कितना परसेंट हाई किया है इंडस्ट्री? 25%। कितना क्यों हाई किया? क्योंकि कोविड के टाइम सारी चीज़ें बंद थी, तो जब खुली तो ऑब्वियस है कोई भी चीज़ बंद रहेगा तो एक पेन भी ये बना रहा है तो 100% उसका चला गया। समझ में आ रहा? क्यों बढ़ा? ग्रेटर क्रेडिट ऑफटेक, कैपिटल फॉर्मेशन पे फोकस किया गया इस कारण। और कुछ कुछ सरकार की ऐसी पॉलिसी आई जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करती। फॉर एग्जांपल एमएसएमई के लिए ढेर सारी पॉलिसीज आई, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। ये सब के कारण क्या हुआ? इंडस्ट्री ग्रोथ किया, बूम किया, ठीक ना। क्या क्या इंपॉर्टेंस में आया? सेक्टोरल इंपॉर्टेंस में ऑटोमोबाइल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल वगैरह कंपनी ज्यादा अच्छे से बूस्ट की, ठीक है। अब आते हैं नीचे। ये डाटा आपको दिया हुआ है, पढ़ लेना है, जितना याद हो, नहीं हो नहीं हो। सर्वे हाईलाइटेड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा गया, और ये कंट्रीब्यूट इंडिया के जीडीपी में 4% तक का कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है? मोबाइल फोन, है ना। यहाँ बनता नहीं है, असेंबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी असेंबल होता है उसका कितना परसेंट ये दे रहा है? 4% ऑफ जीडीपी, बहुत बड़ा है। इस बात ये पढ़ लीजिएगा, क्यों क्यों बूस्ट कर रहा है वो दिया हुआ, ठीक है। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर कितना परसेंट इकोनॉमी में ये करता है? ठीक है। सेकेंड आ गए, सर्वे नोटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है सर्विस में। इस कारण कुछ कुछ जॉब बन भी रहे हैं और जॉब जा भी रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में चर्चा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में चर्चा है, कितना ओवर फास्ट हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं, बिजनेस मॉडल बना रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो इस सेक्टर को बूस्ट कर रही है। कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे लैक ऑफ वर्कर विथ रेलिवेंट डिजिटल स्किल, डिजिटल स्किल नहीं है, डिफिकल्टी टू एक्सेस स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, और टेंटेटिव ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, कमोडिटी प्राइस अनसर्टेनिटीज। 4 इसके चैलेंजेस हैं। कौन बोलता है ये? इकोनॉमिक सर्वे, हम नहीं बोलते, ठीक है। बातें नीचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी ये होगा वो कुछ अकाउंट से जाएगा, कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। 3-fold इंक्रीज इन 2023-24, मतलब इंटू एक्स, 3 टाइम्स, ठीक ना, इंक्रीज किया गया। जिसमें सबसे ज्यादा फोकस किस सेक्टर में किया गया? रोड और रेलवेज में, ठीक है। पब्लिक, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो धरातल पे आ पाए, किस कारण से? पार्टनरशिप, ठीक है। और इतना होने के बाद भी हम एक रेलिवेंट ग्रोथ नहीं कर पाए, कारण लंपी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लोन पेबैक। बहुत एक लंबा प्रोसेस है, कंपनी काम कर ली, पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग इश्यूज इन्वॉल्विंग रिस्क असेसमेंट, एलोकेशन एंड मिटिगेशन, लैंड एक्विजिशन में डिले, और कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं है। इस कारण पब्लिक पार्टनरशिप होने के बाद भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं देखा गया। जिस लेवल से कैपेक्स लगा है उस लेवल का हम रिव्यू नहीं देख पा रहे हैं। और लास्ट, एम्प्लॉयमेंट, इंडियन लेबर मार्केट 6 ईयर से एम्प्लॉयमेंट कितना डिक्लाइन किया? किस परसेंट से? 3.2% से। नॉन फार्म सेक्टर के लिए कितना जॉब क्रिएट करने की बात हो रही है? 78.5 लाख, जिसमें पोल्ट्री फार्म हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, लाइवली स्टॉक हो, फिशरीज हो, ठीक है।
सबसे बड़ा डिसरप्ट इसमें कौन सा है एम्प्लॉयमेंट को लेके? कौन? ठीक है, एआई। क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन। सोलर पावर कैपेसिटी कितना गीगावाट तक हम लोग अचीव कर चुके हैं? 82.6 गीगावाट। ठीक है, और नॉन फॉसिल सोर्स 45% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नॉन फॉसिल फ्यूल से हम लोग कितना परसेंट तक अचीव कर चुके हैं? 45%। ये गवर्नमेंट डाटा है, हो सकता है रियलिटी इससे अलग हो। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ये क्या होता है? जैसे आपने शेयर में पैसा लगाया तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से कि पैसा उन कंपनियों में लगेगी जो कहीं ना कहीं नॉन फॉसिल फ्यूल का यूज करती हो, ऐसे चीज में यूज करते हो जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का कारण ना हो। ऐसा नहीं कि आपका कंपनी ऐसा में लगा दे जो कोयला का ये करता हो, एक्सट्रैक्ट करता हो और उसको जलाता हो, कार्बन एमिशन करता हो, नहीं। उसको क्या बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड? इस टाइप का और कोई बॉन्ड है? जैसे शरीयत बॉन्ड, मोहम्मडन में अल्कोहल कंजम करना वगैरह मना है, तो अगर हम पैसा लगाएं शेयर मार्केट में, वो जाके लगा दे कोई अल्कोहल बेस्ड कंपनी में, किंगफिशर पे, तो वो नहीं। इसी तरह सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वैसे जगह पे पैसा लगाती है जो कम से कम कार्बन एमिशन करती हो या ग्रीन फ्यूल वगैरह यूज करती हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लग रहा है, उसको कुछ कुछ रिबेट भी दिया सरकार। ठीक है, बाकी जो है पढ़ लीजिएगा। खत्म, इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट।